देखिए, आज अपनी क्लास नंबर 20 है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन केस के बारे में। इसमें हम एक-एक बारीकी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि नाउन किन-किन तरह से काम करता है, जैसे कि नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, वोकेटिव केस है, फॉर्मेशन क्या है, पजेसिव कैसे क्या यूज होते हैं, वो एक-एक चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप माइकल स्वान का बैच, रैने मार्टिन का बैच या एसवीएसटी का कंप्लीट बैच चाहते हैं तो ये सारे बैचेस उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। अगर आप ग्रामर के नोट्स और उनके सारे वीडियोस चाहते हैं तो ग्रामर के नोट्स जो हैं 400 पेजेस से ज़्यादा के हैं, जिसमें सारे वीडियोस जो हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के वो सारे यूट्यूब पर कवर किए गए हैं उपहार क्लासेस चैनल पर। इसके अलावा आपको और अच्छे नोट्स चाहिए और एडवांस लेवल के चाहिए तो 15 से ज़्यादा पेजेस की पीडीएफ है। इसमें 300 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। ये पीडीएफ भी ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा 12 से ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन की पीडीएफ हिंदी मीनिंग उसमें दी गई है। ये पीडीएफ और बाकी सारी पीडीएफ जो हैं वो ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ भी चाहिए तो ये पीडीएफ A4 साइज में प्रिंटेबल आप उपहार क्लासेस ऐप पर एक्सेस कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन नाउन केसेस के बारे में, फिर इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे, फिर नाउन केस कितने टाइप्स के होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, वोकेटिव केस है, इन पर हम डिस्कस करेंगे। इनको जो फॉर्मिंग है, जो केसेस इनके अलग अलग चीजें, उन पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस को डिस्कस करेंगे और डबल पजेसिव कभी कभी यूज करना पड़ता है, क्या वो होता है कि नहीं होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम कॉमन एरर्स कुछ देखेंगे जो बिल्कुल सिंपल लेवल के होंगे। उसके बाद लास्ट में समरी टेबल देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में जो भी कुछ हमने सीखा है उसको डिस्कस करेंगे। तो इतना सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। Noun case shows the relationship of a noun with other words in a sentence. सेंटेंस में जो अन्य शब्द यूज किए जाते हैं उनका एक नाउन से क्या संबंध है, ये संबंध दिखाने के लिए एक नाउन केस का यूज किया जाता है। ठीक है। केस इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन। केस जो है वो बेसिकली एक नाउन का फॉर्म होता है दैट shows its function और position in a sentence। ये क्या कहता है, ये सेंटेंस में कोई फंक्शन, कोई क्या अपना फंक्शन और अपनी पोजीशन जो है उस सेंटेंस में शो करता है। ये आखिर में करता क्या है। नाउन के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, एक ऑनर के तौर पर, किस चीज का कोई ऑनर है, अपस्ट्रॉफी, या किसी को एड्रेस करने के लिए यानी कि वोकेटिव केस, इन अलग अलग केसेस में यूज किया जाता है। जैसे कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो प्लेइंग क्या है, प्रिडिकेट है। कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। राम क्या है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है राम, और ये प्रिडिकेट का सब्जेक्ट है। आई सॉ राम, मैंने राम को देखा। तो शॉ क्या है, शॉ जो है वो एक वर्ब है। मैंने किसको देखा, मैंने राम को देखा। तो राम क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, यहाँ पर राम काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करें कि नाउन केसेस के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बेस पर हम सेंटेंसेस को देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर सेंटेंस का केस एग्जाम में पूछते हैं वो लोग, तो आप इसका रिप्लाई कर सको, सही तरह से आंसर कर सको, ये आपको सीखना है यहाँ पर। सबसे पहला टाइप है नॉमिनेटिव केस। नाउन केस जो है एक नॉमिनेटिव केस की तरह भी काम करता है। नॉमिनेटिव मतलब होता है सेंटेंस को करता, यानी कि सब्जेक्ट का काम जब नाउन करे तो वो कहलाता है नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। दो नाम से इसको हम पुकारते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को अगर समझें तो द नाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर एक नाउन आए तो उसको हम सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस का नाउन बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि ये एक वर्ब से पहले आता है, उसका ही सब्जेक्ट बनता है। साथ ही साथ ये नाउन कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करता है।
तो ये सारी की सारी पहचान है, इनको हमें याद रखना है। जैसे कि राम इज प्लेइंग, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, ये एक वर्ब है, वर्ब फ्रेज है। कौन खेल रहा है, तो आंसर आया राम खेल रहा है। राम क्या है, एक नाउन है, साथ ही सब्जेक्ट है इस वर्ब का। द बॉयज द बॉय रन्स फास्ट, लड़का तेज दौड़ता है। तो तेज कौन दौड़ता है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट चाहिए, तेज कौन दौड़ता है, तो आंसर आया द बॉय, वह लड़का तेज दौड़ता है। तो ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है बॉय इस प्रेडिकेट के लिए। ये बिल्कुल इजी था, आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। फिर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो नाउन जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है किसी सेंटेंस में। द नाउन यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है एक नाउन आता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस भी उसको बोलते हैं। ये नाउन दो तरह से काम करता है, या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है या फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि आई सॉ, मैंने देखा, तो मैंने किसको देखा, देखना जो है एक वर्ब है, तो मैंने राम को देखा। राम क्या है, एक नाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। सी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। सी गेव व्हाट, तो आंसर आया अ गिफ्ट। अ गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, मुझे दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। सी गेव मी, गेव अ गिफ्ट, उसने मुझे दो गिफ्ट, मतलब उसने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे एक गिफ्ट दिया। इस सेंटेंस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर एक केस आपका होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, ये संबंध बताता है एक दूसरे से या फिर ओनरशिप दिखाता है। कोई किसी चीज का मालिक है या किसी से रिलेशनशिप दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग पजेसिव केस का यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये केस जो है ये दो काम करता है। या तो ये पोजीशन बताता है किसी चीज का किसी इंसान के ऊपर, यानी सॉरी, कोई इंसान का किसी चीज के ऊपर पोजीशन दिखाएगा, या फिर ये रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैं लिखूं राम्स कार, तो राम का पोजीशन कार के ऊपर दिखाया जा रहा है, उसका ओनरशिप दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं राम्स ब्रदर, राम का भाई, तो क्या राम का ओनरशिप उसके ऊपर है, र- उसके भाई के ऊपर? उसका भाई कोई वस्तु नहीं है, कोई थिंग नहीं है जो उसके ऊपर ओनरशिप दिखाएगा। यहाँ पर राम का अपने भाई से रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है जो कि ब्रदर है। तो पोजीशन दो काम करता है, या तो पॉजिटिव केस यानी कि पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, या फिर रिलेशनशिप दिखाता है कि इसका संबंध इससे क्या है, ये दिखाने के लिए पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है। इसके दो तरह से इसके चेहरे होते हैं, या तो अपस्ट्रॉफी के साथ में एस लगता है या फिर केवल अपस्ट्रॉफी लगता है। जैसे कि किसी शब्द के लास्ट में अगर एस नहीं है तो अपस्ट्रॉफी एस दोनों आएंगे। किसी शब्द के लास्ट में एस अगर है तो केवल अपस्ट्रॉफी आएगा, एस नहीं आएगा। किसी शब्द के लास्ट में एस साउंड अगर आ रहा है, एस साउंड आ रहा है, तो केवल अपस्ट्रॉफी लगेगा। जैसे कि जैसे हमने लिखा राम, तो राम के ना तो साउंड है लास्ट में एस का, ना ही एस आ रहा है, तो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस दोनों आएगा। जैसे हम लिखे किड्स, ठीक है, किड्स, किड्स के लास्ट में एस आ रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एस आएगा। जैसे कि राम्स बुक, या पेन ले लो, किड्स पेन, ठीक है। अब अगर कहीं साउंड आ रहा है ऑलरेडी, जैसे कि पीस, PEACE, इसको अगर आप पढ़े तो पीस के लास्ट में एस का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक एग्जांपल इसका और भी ले सकते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपका यानी कि ऑलरेडी एस आ रहा है, जैसे प्लूरल वर्ड, जैसे हमने लिया बॉयज, बॉयज के लास्ट में अगर हम देखें तो एस ऑलरेडी आ रहा है, तो हम लास्ट में केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि दिस इज राम्स बुक, यह राम की बुक है। दिस क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। ठीक है। राम्स क्या है? ये पजेसिव केस हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस से लगाए। इसका ओनरशिप दिखाया जा रहा है इस बुक के ऊपर। ये पूरा का पूरा एक साथ अगर देखा जाए तो ये एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज क्या कर रहा है? ये बीच में जो लिंकिंग वर्ब आई है उसकी वजह से यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस दिस के लिए। ठीक है। द बॉयज स्कूल इज बिग, लड़कों का विद्यालय बड़ा है। बॉयज के लास्ट में देखा जाए तो ऑलरेडी एस आया है, इसलिए अपस्ट्रॉफी आएगा। ठीक है। और बॉयज का ऑनरशिप दिखाया जा रहा है इस स्कूल के ऊपर। तो ये पूरा पूरा एक साथ देखा जाए तो ये एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस लिंकिंग वर्ब के लिए। फिर आपका एक बिग, आपका एक एडजेक्टिव आया है। ये एडजेक्टिव जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस स्कूल के लिए, स्कूल या फिर द बॉयज स्कूल पूरे के लिए। तो इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी, वर्ड के लास्ट में केवल अपोस्ट्रोफी आता है, ये चीज मुझे पता करने में लगभग 12 साल लग गए थे। क्योंकि ये चीज मुझे कहीं समझ में नहीं आई, ना मुझे पता चली। तो इस छोटी छोटी चीजें सीखने में कभी कभी लाखों, सॉरी लाखों साल बोल रहा हूँ, सालों लग जाते सीखने में। क्योंकि नॉलेज नहीं होती या फिर हमारे कॉन्टेक्ट किसी से नहीं होता है, या हम ऐसी जगह रहते जहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये चीजें सीखने में काफी टाइम लग जाता है। कभी कभी है छोटी चीजें, लेकिन पता ही नहीं है, पढ़ी नहीं है, न देखने को कहीं मिली, ना उस लेवल की बुक्स हमारे पास, ना उस लेवल के टीचर्स हमारे पास है। तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन चीजों को आपको जरूर सीखनी चाहिए। फिर एक काम होता है नाउन का वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? किसी को पुकारना, किसी को एड्रेस करना, संबोधन करने के लिए हम लोग नाउन केस का यूज करते हैं। यूज टू एड्रेस समवन डायरेक्टली, किसी को सीधा सीधा पुकारना, सीधा सीधा एड्रेस करना, वो कहलाता है वोकेटिव केस। इसकी खासियत क्या है? जैसे कि कोई सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत में किसी को बुलाया जा रहा है, तो वो पर्सन यहाँ पर लिखा होगा, उसके बाद कॉमा होगा, फिर एक सेंटेंस लिखा होगा जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा होगा। कैसा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा तरीका लिखने का क्या है कि एक आपका सेंटेंस होगा जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका होगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर उस इंसान का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा इस जगह पर। एक तरीका लिखने का ये है। जैसे कि राम कम हेयर, राम यहाँ पर आओ, तो राम को सीधा पुकारा जा रहा है, फिर आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और फिर लगेगा एक कॉमा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कम हेयर कॉमा राम फुल स्टॉप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरीके हैं लिखने के। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, दोस्तों ध्यान से सुनना। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स के बाद कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया है। इन फ्रेंड्स को ही इसमें एड्रेस किया जा रहा है। तो या तो ऐसा लिखाओ या ऐसा लिखाओ, और इनको अंडरलाइन करके या इनको हाईलाइट करके एग्जाम में पूछा जाए कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप इसको वोकेटिव केस बोलोगे। इसका यूज कहाँ पर है? अगर हम लोग नरेशन पढ़ें, डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ें, तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो यूज है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए इसको हमें रिवाइज करना चाहिए जब भी हम पढ़ें। अब बात करते हैं कि रूल्स फॉर फॉर्मिंग केसेस। केसेस को कैसे बनाया जाता है? केसेस को बनाने का सिंपल तरीका है कि एक सब्जेक्ट जो है उसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो केसेस बने हुए हैं जिनको जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, तो एक्चुअल में उसका जो सही टर्म है वो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केसेस का होता है, प्रॉपर एक टर्म। जैसे कि द गर्ल इज सिंगिंग, इज सिंगिंग वर्ब फ्रेज है। इसका सब्जेक्ट कौन है? द गर्ल। द गर्ल कौन है? नाउन फ्रेज है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है। सही है। इसी तरह से हम वर्ब का या प्रपोजिशन के आने वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो टर्म है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस भी उसको बोलते हैं। एक्यूजेटिव, दो टर्म इसके यूज होते हैं, एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केसेस को बोलते हैं। जैसे कि ही सब्जेक्ट है,
कॉल्ड आपका वर्ब है, उसने पुकारा, किसको बुलाया? हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त को बुलाया। ये एक नाउन फ्रेज है, जिसमें फ्रेंड हमारा नाउन है। ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस का नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। फिर हम बात करें अपॉस्ट्रोफी एस, जो हम लगाते हैं, उसका एक्चुअल वर्ड होता है पजेसिव केस। अगर आप रेने मार्टिन की बुक पढ़ें तो इसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं, जेनेटिव केस भी इसको बोलते हैं। अगर आपको रेने मार्टिन बहुत डिटेल में समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, पाजिंग करके समझना है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पूरा कोर्स पढ़ा रखा है ग्रामर का। रेने मार्टिन लाइन बाई लाइन, वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ा है, पूरे एक एक पेज को पढ़ा है डिटेल में। वो आपको उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा कोर्स, आप वहां पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं वो अधूरा हो, सब कुछ आपको एक बार में मिल जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द टीचर्स पेन, यह शिक्षक की पेन है। तो दिस क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। द टीचर, द टीचर के साथ में जुड़ा है अपोस्ट्रोफी है, इसको बोलेंगे पजेसिव केस का नाउन, को बोलेंगे पेन हमारा नाउन हो गया। इस पूरे के पूरे फ्रेज को देखा जाए तो ये एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस दिस के लिए। दिस और टीचर्स पेन दोनों चीजें एक ही हैं। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों बना? क्योंकि बीच में लिंकिंग वर्ब आई है, इस वजह से। ऐसे ही जब किसी को हम एड्रेस करते हैं तो उसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। जैसे कि रवि ओपन द डोर, रवि दरवाजा खोल देना, तो हम रवि को एड्रेस कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रवि के बाद कॉमा लगा है, और ये रवि के बारे में लिखा हुआ सेंटेंस है। तो इस तरह से जो हम लोग हैं, अलग अलग केसेस को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल जो प्रॉपर नाम है वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अपॉस्ट्रोफी एस का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। जब भी आपका सिंगुलर नाउन दिखाई दे, ठीक है, जिसके लास्ट में एस ना हो, तब हम वहां पर अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि रीतास बुक, रीता की किताब, रीता के लास्ट में जो ए आया है या फिर जो रीता लिखा हुआ है, उसके लास्ट में ना तो एस का साउंड है ना ही एस लिखा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा। और रीता का ओनरशिप दिखाया जा रहा है कि रीता इस बुक की मालिक है, रीता की किताब। अगर किसी कोई वर्ड हम उठाते हैं जो प्लूरल है, उस प्लूरल वर्ड के लास्ट में अगर एस आ रहा है, तो हम वहां पर केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे कि बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बॉयज हॉस्टल। सोचिए। देखिए, कुछ लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का आंसर गलत है। बस डिफरेंस ये है कि इस हॉस्टल को देख के हम पता करेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस जो है वो बॉय के बाद आएगा कि उसके लास्ट एस के बाद आएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका हिंदी अर्थ ये है कि एक लड़का, एक लड़के का, अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ निकलेगा का। एक लड़के का हॉस्टल, तो हॉस्टल किसी एक लड़के के लिए नहीं होता, बल्कि कई सारे लड़कों के लिए होता है। अब अगर हमें बोला लड़कों का हॉस्टल, तो पहले बॉयज लिखना होगा, बॉयज लिखने के बाद फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर लास्ट में हॉस्टल लिखेंगे, लड़कों का हॉस्टल। अगर कोई प्लूरल नाउन है लेकिन लास्ट में एस नहीं है, मान के चलते मैन लिखा है, अब ये मैन प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर इसका जो होता है वो एम ए एन होता है। और उसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी, सॉरी, एस तो आया ही नहीं है, अब मजबूरी आपको अपोस्ट्रोफी दोनों लगाना पड़ेगा। मेंस हॉस्टल, ठीक है, या फिर मेंस होटल कर सकते हैं, HOTEL, आदमियों का होटल। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी और एस दोनों मजबूरी में इसलिए लगे क्योंकि लास्ट में एस नहीं आ रहा है। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा इरेगुलर प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस नहीं है, जो अभी मैं सिखा रहा था, तो आपका अपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा। जैसे कि चिल्ड्रन, फिर हो जाएगा चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। अगर कहीं हमें मजबूरी डबल पजेसिव यूज करना पड़े, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि राम्स फ्रेंड्स ब्रदर, अगर ऐसा कहीं लिखा हो
तो ये सेंटेंस हमारा, सॉरी, ये फ्रेज हमारा गलत है। हम क्या करेंगे, इस वाले पीछे से शुरुआत करेंगे, हम इसको इस सीक्वेंस में सही तरह से लिखेंगे। तो हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। द ब्रदर, ठीक है, ऑफ राम्स फ्रेंड। इस तरह से इसको सॉल्व करें, ऑफ में लगाना पड़ेगा। और इसका मीनिंग क्या निकला, राम के दोस्त का भाई। राम के दोस्त का भाई, दोनों का मतलब सेम है। इस सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इस वाले स्ट्रक्चर में सर राम्स का फ्रेंड तो आ गया था, यहाँ केवल राम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लिखें दिस इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं, जिसमें से एक दोस्त ये है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें द फ्रेंड ऑफ राम, इसका मतलब ये कि राम जो है उसका केवल एक ही दोस्त है। तो ना अपोस्ट्रोफी एस आएगा, ना ही कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हर इंसान के कई दोस्त होते हैं, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी एस पे सेंटेंस हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है। अब सर आपने फिर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, राम्स फ्रेंड, तो एक ही फ्रेंड निकल रहा है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें ये बताना है कि कई दोस्तों में से एक दोस्त, इसका हिंदी मीनिंग है कि राम का एक दोस्त, और कोई इसका हिंदी अर्थ नहीं है। जबकि इस वाली फ्रेज का मतलब है कि राम के कई दोस्तों में से कोई एक दोस्त। ये दोनों के मीनिंग में भी अंतर है, तो ये भी आपको समझना है। तो ये आपका एक नाउन फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस दिस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इस आपका लिंकिंग वर्ब है। तो कई सारी चीजें समझानी पड़ती हैं कभी कभी, क्योंकि हमें एक चीज हर जगह नहीं मिल सकती है। अब बात करें कॉमन एरर्स के बारे में, तो कॉमन एरर्स में सबसे पहले हम देखते हैं रॉन्ग अपोस्ट्रोफी यूज। कभी कभी अपोस्ट्रोफी का गलत यूज कर देते हैं एग्जाम्स में, जो हमें चेक करना चाहिए और सही करना चाहिए। जैसे कि बॉयज स्कूल, बॉयज के लास्ट में ऑलरेडी एस आ गया है, तो अपोस्ट्रोफी केवल लगेगा और दोबारा एस रिपीट नहीं होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, बॉयज स्कूल, ये हमने अभी सीखा था। इसके अलावा कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कि कौन कहाँ कैसा क्या आएगा। देखिए, अगर मैं बोलूं राम मेट मी, राम मेट मी, राम मुझसे मिला। अगर मैं ये कहूं कि मैं राम से मिला, तो हम क्या करेंगे, आई मेट राम। आप ध्यान दीजिए, राम सब्जेक्ट के तौर पर लिखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा है। दोनों के चेहरे सेम है, बस पोजीशन हमने पता किया है कि वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन मी और आई में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। इस प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो मी हो जाएगा। अब समस्या ये कि नाउन की समस्या ये कि नाउन पोजीशन से पता करते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, जबकि प्रोनाउंस के चेहरे बदल जाते हैं उनके जगह के हिसाब से। ऐसे ही अगर मैं बोलूं मी वेंट टू स्कूल, अभी सेंटेंस गलत है, क्यों, मी जो है ऑब्जेक्ट होता है, तो इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल। समझ में आया आपको। तो सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन के चेहरे सेम होते हैं, प्रोनाउंस के बदलते हैं। तो हमें सही तौर पर सही चीज यूज करनी चाहिए। फिर बात करते हैं मिसिंग अपोस्ट्रोफी, कभी कभी अपोस्ट्रोफी लगाते ही नहीं है, भूल जाते हैं। जैसे कि राम बुक, तो राम कोई किताब नहीं है, राम कोई बुक नहीं है, राम की बुक हो सकती है, तो हम यूज करेंगे राम्स बुक। और अभी मैंने बताया था जैसे कि राम्स फ्रेंड्स ब्रदर, ये वाला काफी एग्जाम पूछा जाता है, इस पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे आपके एरर्स बनते हैं, इनको आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि इनसे रिलेटेड एरर्स बन सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टोटली कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि
नाउन केस के अंदर पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये सेंटेंस और सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कि इज प्लेइंग का जो सब्जेक्ट है वो राम यहाँ पर है। फिर हमने सीखा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कोई भी नाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे। जैसे आई सॉ राम, तो सॉ का ऑब्जेक्ट है राम। फिर हमने सीखा पजेसिव केस। पजेसिव केस एक तो ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है। जैसे कि राम्स बुक है तो राम का बुक के ऊपर ऑनरशिप दिखाया जा रहा है। राम से फ्रेंड लिखूं तो उसका रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है कि फ्रेंडशिप है साथ में। फिर मैं सीखा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस से किसी को बुलाया जाता है, एड्रेस किया जाता है। जैसे कि राम, राम कम हियर, राम यहाँ पर आओ, तो राम को एड्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने अपने सारे के सारे जो केसेस हैं वो डिटेल में पढ़ लिए हैं। और आपको कोई भी कोर्स चाहिए हो, रैने मार्टिन, माइकलसन, एस बख्शी का ग्रामर के बेसिक टू हाई लेवल के नोट, जिसके सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उपहार क्लासेस चैनल पर। ये सब कुछ आपको उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अ, इस लेक्चर की A4 साइज की पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी ऐप पर देखने को मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पीडीएफ, आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट करवा सकते हो। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जी, आज अपनी क्लास नंबर 21 है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन नंबर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कौन कौन से बनाए जाते हैं, ऐसे नाउन्स जो अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनकी क्या फॉर्मेशन है, किस तरह से बनते हैं, क्या क्या उनके रूल्स हैं, कुछ खास वर्ड्स भी देखें, कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी देखेंगे, वोवल चेंजेस वाले देखेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप माइकल सॉन का बैच, रैने मार्टिन का बैच या एसवीएसटी का कंप्लीट बैच चाहते हैं तो ये सारे बैचेस उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। अगर आप ग्रामर के नोट्स और उनके सारे वीडियोस चाहते हैं तो ग्रामर के नोट्स जो हैं 400 पेजेस से ज़्यादा के हैं, जिसमें सारे वीडियोस जो हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के वो सारे यूट्यूब पर कवर किए गए हैं उपहार क्लासेस चैनल पर। इसके अलावा आपको और अच्छे नोट्स चाहिए और एडवांस लेवल के चाहिए तो 1500 से ज़्यादा पेजेस की पीडीएफ है। इसमें 300 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। ये पीडीएफ भी ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन की पीडीएफ हिंदी मीनिंग उसमें दी गई है। ये पीडीएफ और बाकी सारी पीडीएफ जो हैं वो ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ भी चाहिए तो ये पीडीएफ A4 साइज में प्रिंटेबल आप उपहार क्लासेस ऐप पर एक्सेस कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।